नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, बहु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। साथ में आप देखेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है और एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना काम करना पड़ता है। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहां पर आप देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। देखिए, नाम से स्पष्ट है। पहले तो है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा किसे कहा जाता है, इसमें भी देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि किसी निकाय के स्थिति की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है, संचित होती है, उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और यहां पर है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत में आ जाता है आवेश, तो आवेशों के स्थिति की वजह से, आवेशों की स्थिति के कारण से उनके अंदर जो एनर्जी संचित होती है, स्टोर होती है, उस ऊर्जा को हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, इसकी वेल डिफाइंड डेफिनेशन क्या है कि हम आवेशों को अनंत से लेकर आएंगे और आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो भी हमें काम करना पड़ता है, वो काम ही एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। क्लियर? चलिए, डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं और जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा तो आपको ये जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो किसी आवेश को अनंत से क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि अनंत पर हम ऊर्जा शून्य लेकर चलते हैं। अनंत पर जो ऊर्जा है वो शून्य लेकर चलते हैं, अनंत पर विभव भी शून्य होता है। तो किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। क्लियर? अब जैसे इसे आप समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास में यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए यहां पर कोई आवेश हो सकता है। यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये वो किधर भी जा सकती, यहां पर मौजूद है। हम कोई आवेश लेकर चल रहे हैं Q, और इस आवेश Q को हम अनंत से लेकर आ रहे हैं। कहां से लेकर आ रहे हैं? अनंत से लेकर आ रहे हैं। तो इस आवेश Q को अनंत से यहां तक लाने में जो भी हमें काम करना पड़ रहा है, वो काम ही एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उस काम को ही हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? तो जो देखिए, इस आवेश को अनंत से यहां तक लाने में, पॉइंट A तक लाने में, ये यहां पर क्या मौजूद है? विद्युत क्षेत्र मौजूद है। तो अनंत से A तक लाने में जो भी काम करना पड़ता है, तो देखिए वो ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम U से लिख रहे हैं, यह है कार्य के बराबर। कौन सा कार्य? जब आप आवेश को अनंत से
पॉइंट ए तक लाते हैं तो लाने में जो भी काम करना पड़ता है वही काम ही क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के इक्वल है। क्लियर। अब देखिए ये जो कार्य है वो खुद किसके इक्वल होगा, हम इस आवेश को यहां से बिंदु ए तक लाने में जो भी काम करना पड़ता है प्रति एकांक धनावेश को, उसको हम कहते हैं विभव, जो कि W/Q के इक्वल होता है। V बराबर होता है W/Q। ये जो W होता है इस आवेश Q को अनंत से यहां तक लाने में किए गए कार्य के इक्वल होता है। देन यहां से हम W बराबर क्या लिख दें, QV लिख दें। तो ये जो U है वो होता है जिस आवेश को आप ला रहे हैं वो आवेश इनटू जिस बिंदु तक आप ला रहे हैं उस बिंदु पर विभव। जैसे मान लो कि उस बिंदु एक का जो स्थिति सदिश है, स्थिति है वो R है, तो U बराबर हो जाएगा QV ऑफ R या QV भी कह सकते हैं। V ऑफ R का मतलब है कि ये जो V है वो R पर डिपेंड कर रहा है, R पर निर्भर करता है। क्लियर। तो ये है विद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन और मुझे उम्मीद है कि जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई। अब मैं यहां पर बात करता हूं इसके मात्रक विमा की। देखिए ये एक अदिश राशि होती है, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि तो ये कार्य के तुल्य होता है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी एक अदिश राशि होगी। इट मीन्स इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। जब भी हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो उसमें आवेश की वैल्यू रखेंगे। आवेश का मान धनात्मक है तो धन चिन्ह के साथ में, ऋणात्मक है तो ऋण चिन्ह के साथ में आपको पुट करना है। ठीक है। फिर मैं यहां पर बात करता हूं U का मात्रक। तो देखिए U का जो मात्रक है वो जूल होता है। क्या होता है, जूल। और CGS में इसका मात्रक होता है अर्ग। और एक जो जूल होता है वो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल 10⁷ अर्ग के इक्वल होगा, बराबर होगा। क्लियर। इसका एक और मात्रक विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक है जो मोस्टली यूज में आता है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अन्य मात्रक देखें, वो जो अन्य मात्रक हैं वो है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको EV से पुट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, EV से पुट करेंगे। क्लियर। अब देखें इसको समझ लें कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन की जगह में क्या लिख दूं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और ये जो कूलाम इंटू वोल्ट है इसके स्थान पर हम जूल पुट कर सकते हैं। देखो यहां से ये इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक वोल्ट, तो कूलाम इंटू वोल्ट का मात्रक जूल के मात्रक के बराबर होगा। क्लियर। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो आ जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। अब इस चीज को आप क्लियर कर लेना। क्या क्लियर करना है कि आपको बहुत बार जो वैल्यू है वो आप फाइंड आउट करेंगे स्थितिज ऊर्जा की। विद्युत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू आपके पास में आएगी जूल में। अब उस जूल को किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। जूल की जगह आप क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना चाह रहे हैं। तो देखिए जहां 1 जूल की जगह आप क्या लिख देंगे, 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ वो क्लियर करें। देखो ये वाली जो बात है वो जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब यूज में आती है। तो इसको क्लियर कर लें कि जब जूल में आपके पास में आंसर आ जाए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 × 10⁻⁻19 का भाग लगाएंगे आप। देखो भाग लग रहा है यहां पर, डिवाइड में है ये, तो 1.6 × 10⁻⁻19 से आप डिवाइड कर दोगे तो जूल है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर बात करते हैं U की विमा की। तो U की विमा कार्य की विमा के समान ही होती है, m1L2T-2 होगी। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा की। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, हम देखने वाले हैं दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। हमारे पास में दो आवेश है Q1 तथा Q2।
ये है आवेश Q1 और दूसरा वाला जो आवेश है वो है Q2 और दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों आवेशों के निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, देखिए हमने अभी आपको बताया कि आवेश Q1 को आप लाइए अनंत से, तो अनंत से यहां पर पहले देखिए एक भी आवेश नहीं है, दोनों आवेशों को ही हमारे को अनंत से लेकर आना है और लाने में जो भी काम करना पड़ता वही काम ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा की इक्वल हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आवेश Q1 को अनंत से लेकर आऊंगा। तो आवेश Q1 को अनंत से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं A। तो क्या हो जाएगा, आवेश Q1 को, कौन सा आवेश लेकर आ रहे हैं आप, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, देखिए आवेश Q1 को अनंत से लेकर आ रहे हैं तो लाने में जो भी काम करना पड़ता है उस काम को हम लिख रहे हैं W1 से। पहला जो आवेश है उसको लाने में किया गया कार्य W1। पहले यहां पर कोई दूसरा आवेश मौजूद नहीं है तो इस आवेश Q1 पर कोई प्रतिकर्षण बल काम नहीं करा, तो आवेश Q1 को अनंत से पॉइंट A तक लाने में किया गया कार्य होगा 0। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम देखेंगे आवेश Q2 को अनंत से, इस पॉइंट को नाम देते हैं B, अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, उसको हम लिख रहे हैं W2 से। किससे लिख रहे हैं, W2 से। कौन सा आवेश लाया जा रहा है, Q2 इंटू पॉइंट B पर विभव, इंटू में क्या है B पर विभव। अब देखो यहां पर B पर तो विभव होगा, यहां पर पहले से आवेश आ गया Q1। अब इस Q2 को जब आप अनंत से लेकर आएंगे तो इस Q1 तथा Q2 के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें काम करना पड़ेगा। इस आवेश Q2 को यहां पर लेकर आएंगे तो हमें धक्का मारना पड़ेगा। धक्का मारने का मतलब है आप कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य ही हमारे को पुट करना है। कार्य किसके इक्वल होगा, कार्य बराबर आवेश इंटू विभव। तो आवेश आप ला रहे हैं Q2 को और पॉइंट B पर विभव, देन यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, W2 इक्वल टू Q2 इंटू बिंदु B पर विभव। तो इस आवेश Q1 के कारण से B1 पर विभव क्या होगा, देखिए बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत विभव होता है वो KQ अपॉन में R होता है। तो K का मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q1 बट्टे में यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है R। तो ये हमारे को मिल गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R। यह आ गया W2। इट मीन्स आवेश Q2 को अनंत से पॉइंट B तक लाने में किया गया कार्य 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो देखिए यहां पर क्लियर कर लीजिए कुल कार्य तो W से लिख दें जो कि W1 प्लस W2 दोनों की योग के बराबर होगा और यह किया गया कार्य ही U के बराबर होने वाला है। U, ये W ही क्या है, U है, स्थितिज ऊर्जा है। W1 की वैल्यू कितनी है 0, W2 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो ये हमें मिल चुकी है विद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये हमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो गई है। U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच के डिस्टेंस दे देते हैं
और स्थितिज ऊर्जा पूछ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, दोनों के बीच के डिस्टेंस यहां पर पुट कीजिए, यू की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आपको जो यू की वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो एक तो आवेश कट ही जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा माइनस में भी आएगी। और देखिए यहां पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस में आने का अर्थ है कि उन आवेशों के मध्य आकर्षण बल काम कर रहा है। कौन सा बल काम कर रहा है? आकर्षण बल वहां पर काम कर रहा है। उन आवेशों को अलग करने के लिए हमें बाहर से उतनी ही ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं इसी का ही अगला पार्ट, इसमें यदि दो आवेशों की जगह क्या आ जाए, दो से अधिक आवेश आ जाए, तो दो से अधिक आवेश आ गए, जैसे मान लीजिए कि मैं तीसरा आवेश लेकर आ रहा हूं, इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस को r12 से कह दें, ये पॉइंट में ले लूं C, और यहां पर हम आवेश लेकर आ रहे हैं Q3। Q1 और Q3 के बीच की जो डिस्टेंस है उसको r13 से, और C और B के बीच की डिस्टेंस को r23 से लिख दें। देन देखो अपन को क्या करना है, वही प्रोसेस करनी है। सबसे पहले तो हम आवेश Q1 को अनंत से लेकर आएंगे। तो आवेश Q1 को अनंत से पॉइंट A तक लाने में किया गया कार्य W1 बराबर 0। फिर हम आवेश Q2 को लेकर आएंगे पॉइंट B तक। तो आवेश Q2 को पॉइंट B तक लाने में किया गया कार्य W2 बराबर आवेश इंटू B पर विभव। तो B पर विभव क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। अब हम क्या लेकर आएंगे? Q3, और कहां पर लेकर आएंगे? C पर। तो आवेश Q3 को पॉइंट C पर लाने में किया गया कार्य, ये देखें आप, आवेश Q3 को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य W3 बराबर आवेश Q3 को लाया जा रहा है पॉइंट C पर विभव, और पॉइंट C पर विभव अब Q1 भी उत्पन्न करेगा और Q2 भी उत्पन्न करेगा। तो Q1 व Q2 के कारण C पर विभव इनटू में क्या आएगा? Q1 व Q2 के कारण, Q1 व Q2 के कारण C पर विभव क्या होगा? चलिए देखिए, W3 बराबर Q1 के कारण से C पर विभव कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है R13। फिर प्लस में इस आवेश Q2 यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, तो Q2 के कारण से C पर विभव तो वही है बिंदु आवेश का, जो बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव होता है KQ अपॉन में R। तो K की वैल्यू तो 1/4πε0। आवेश यहां पर कौन सा है? Q2। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R23। ये है, ये आ गया हमारे पास में। तो तीन आवेशों के निकाय के कारण से जो किया गया टोटल वर्क डन है W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, और ये हो जाएगा हमारे पास में यहां से 1/4πε0। तो देखो मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि W1 W2 और W3 तीनों की वैल्यू हमारे पास में 1/4πε0, इनमें से कॉमन आ जाएगा। यहां से ये रह गया Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस ये इससे गुणा होगा अंदर, तो Q1 Q3 बट्टे में R13 प्लस ये इससे गुणा होगा, सॉरी ये Q3 इससे गुणा होगा तो Q2 Q3 बट्टे में R23, ये आ जाएगा हमारे पास में। और यही क्या है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो तीन आवेशों के निकाय के कारण से स्थितिज ऊर्जा ये होगी Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। क्लियर? यही क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर तीन की जगह n आवेश हो, कितने आवेश हो?
n आवेश हो तब n आवेशों के निकाय के कारण से जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। देखिए n आवेशों के निकाय, n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, देन यहां से इसको हम लिखेंगे 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I = 1 J = 1 to n but I not equal to J QI QJ बट्टे में RIJ। ये फॉर्मूला है इसका। देखो इसको क्लियर करें कि हमारे पास में स्मॉल n आवेशों का एक निकाय है, तो उस निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो सब में से ही आता है, आ रहा है यहां पर भी ये आ रहा है, सब में से कॉमन आएगा। अब देखो Q1 Q2 R12 Q1 Q3 अपॉन R13, इसी तरीके से इसमें आएगा। तो जब आप I की वैल्यू 1 तो Q1, J की वैल्यू 1 तो Q1, तो Q1 तो यहां आ नहीं रहा है, इसीलिए हमने क्या पुट कर दिया, I नॉट इक्वल टू J। I और J कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। क्लियर? एक चीज देख लीजिए, तो यहां पर I बराबर 1 लेंगे तो Q1, तो J बराबर 2 3 4 5 n तक जाएगा। इसी प्रकार से I बराबर आप 2 पुट करेंगे तो J बराबर 1, फिर J बराबर 2 पुट नहीं करेंगे, I बराबर 2 पुट कर दिया तो J बराबर फिर 2 पुट नहीं करना है। क्लियर? ऐसे पुट करते जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी। बात आती है यहां पर 1/2 क्यों आया, ये 1/2 जो पद आया है वो क्यों आया, इसको आप समझ लें। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में 3 ही आवेश हैं, कितने आवेशों का निकाय है, 3 आवेशों का निकाय है, और 3 आवेशों के निकाय के लिए हमारे पास में यहां पर मैंने अभी आपके सामने ही लिखा है, स्थितिज ऊर्जा ये होती है 3 आवेशों के निकाय, 3 आवेशों के लिए U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 प्लस Q2 Q3 R23 प्लस Q1 Q3 R13, ये होता है। चलिए हम भी इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए यहां पर हम 3 तक पुट कर दें, कहां तक पुट कर दें, 3 तक, तो क्या आएगा, देखिए हमारे पास में I बराबर, चलिए मैं आपको ऐसे समझाता हूं, I बराबर 1 तो J बराबर हमारे पास में 2 और J बराबर 3, तो क्या आ जाएगी हमारे पास में, देखो ये पद लिख रहा हूं मैं, तो Q1 Q2 बट्टे में R12 और J बराबर 3 पुट करेंगे तो एक ये पद आ जाएगा Q1 Q3 बट्टे में R13। I बराबर आप 2 पुट करेंगे तो J बराबर 1 और J बराबर 3, देन तब आपके पास में क्या आएगा, Q2 Q1 बट्टे में R21 और एक पद आएगा Q2 Q3 R23। तीसरे है I बराबर आप 3 पुट करेंगे तो J बराबर 1 और J बराबर 2, उस कंडीशन में Q3 Q1 बट्टे में R31 और Q3 Q2 बट्टे में R32, ये आएंगे। आप यहां पर हमने जब 3 आवेश लिए तो हमारे पास में 3 ही पद आ रहे थे, 1 2 और 3, जबकि यहां पर 1 2 3 4 5 6 पद आ रहे हैं। क्लियर? अब देखो 6 पदों में से ये दोनों पद सेम है, Q1 Q2, यहां पर Q2 Q1 गुणा में आगे पीछे लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 गुणा 4 बराबर होता है, 4 गुणा 3 बराबर होता है, कोई इफेक्ट नहीं है। यहां पर R12 का मतलब है Q1 और Q2 के बीच की दूरी, यहां पर R21 का मतलब है Q2 और Q1 के बीच की दूरी, वो तो सेम ही रहनी है। A से B की दूरी कह दो, B से A की दूरी कह दो, वो सेम ही रहनी है। तो ये दोनों पद सेम है, जबकि यहां पर 2 पद की बजाय एक ही आना चाहिए था, 2 पद आते हैं, इसलिए हमने यहां से इसको 2 से डिवाइड कर दिया ताकि ये दोनों पद आ गए सेम सेम।
इसी तरीके से ये पद और ये पद दोनों सेम, ये दोनों पद सेम, तो 3 की बजाय 6 पद आते हैं। आने 3 चाहिए थे, आ कितने रहे 6, तो और 2 पद सेम आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड करके वही 3 पद वापस ले आते हैं, इसलिए 1/2 यहां पर एक्स्ट्रा आएगा, आता है। क्लियर? तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर हम अब कोई विद्युत द्विध्रुव रखेंगे और उस विद्युत द्विध्रुव को किसी एंगल से घुमाने में किया गया कार्य देखेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो देखिए हम एक समान विद्युत क्षेत्र यहां पर ले लेते हैं। ये हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे हम समांतर रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें हमने ये कोई विद्युत द्विध्रुव रख दिया है। इस तरीके से मैंने यहां पर इसकी 2 स्थितियां दिखाई है, ये -q और ये है +q आवेश, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली। ठीक है, चलिए हम एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं और विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। यहां पर देखिए जो कार्य है, छोटा सा विस्थापन देने में किया गया कार्य है, उसको हम dW से लिख रहे हैं, और बल के स्थान पर यहां पर आ जाएगा बलाघूर्ण, बल के स्थान पर क्या आ जाएगा, बलाघूर्ण। तो dW इक्वल टू d थीटा आ जाएगा। देखो क्लियर करें इसको, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल घुमाने की स्थिति के अंदर, घूर्णन गति के अंदर बल के स्थान पर बलाघूर्ण, विस्थापन के स्थान पर कोणीय विस्थापन आ जाएगा, तो dW बराबर आ जाएगा टो d थीटा। क्लियर? अब हम इसको θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, कहां से कहां तक घुमा रहे हैं, θ1 से θ2 तक घुमा रहे हैं, तो θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, उसको हम लिख रहे हैं W से। अब देखिए हमने पहले पढ़ लिया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उसके ऊपर बलाघूर्ण काम करता है, टो बराबर PE sin थीटा के रूप में काम करता है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है। क्लियर? तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं, θ1 से θ2 तक PE sin थीटा d थीटा, PE आ जाएगा बाहर, θ1 से θ2 तक sin थीटा का इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस में cos थीटा, और लिमिट हमारे पास में आ गई है θ1 से θ2 तक। लिमिट पुट करेंगे तो PE cos θ1 माइनस cos θ2 ये आ जाएगा, W इक्वल टू ये आ गया वर्क डन। ठीक है, अब यहां पर आप स्थिति देखें, मैं कुछ स्थितियां आपके सामने रख रहा हूं। पहली स्थिति हमारे पास में क्या है, देखो वर्क डन का फॉर्मूला ये आपको याद रखना, कंठस्थ याद रखना, दिमाग में इसको फिट बैठा लीजिए कि हम किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र E में रख रहे हैं और उसे θ1 से θ2 कोण तक घुमा रहे हैं, तब जो वर्क डन है वो है W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर? अब देखें स्थिति फर्स्ट, θ1 बराबर हम ले लें 0 डिग्री। देखो 0 डिग्री का मतलब है कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से मौजूद है। तो इस तरीके से मौजूद है, तो देखो इसको क्लियर करें, इस तरीके से इस स्थिति के अंदर यदि मौजूद है और फिर यहां से हम इसको किसी एंगल थीटा पर घुमा रहे हैं, तब कितना वर्क डन होगा। तो
थीटा 2 का मान है थीटा, थीटा 1 का मान है 0 डिग्री। ये जो 0 डिग्री वाली स्थिति है इसको हम स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? देखो इस स्थिति के अंदर यदि विद्युत द्विध्रुव ऐसे, ये पॉजिटिव वाला चार्ज है, ये नेगेटिव वाला चार्ज है, तो इसके ऊपर इधर बल काम करेगा, इसके ऊपर इधर बल काम करेगा, और थोड़ा सा घुमा दिया तो इस पर इधर, तो इस पर इधर, वापस उसको उसी पोजीशन में लाने का काम करता है। ये जो विद्युत क्षेत्र है वो उसको उसी स्थिति में लाने का काम करता है, इसलिए इस स्थिति को हम स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन इसको कहा जाता है। क्लियर? तो हम इसको कहां से कहां तक घुमा रहे हैं? स्थायी संतुलन की स्थिति से किसी कोण थीटा तक घुमा रहे हैं। तब वर्क डन देख लेते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PE cos 0 माइनस cos थीटा, देन PE 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा। ये आ गया कार्य। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आ गया होगा समझ में। अगली स्थिति देखें, थीटा 1 बराबर 0 डिग्री, थीटा 2 बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री वाली स्थिति को हम कहते हैं अस्थायी संतुलन की स्थिति। देखें ये अब की बार ऐसे रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र तो है इधर, धनावेश इधर, ऋणावेश, विद्युत द्विध्रुव का जो धनावेश है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर बल लगेगा, ऋणावेश पर इसकी विपरीत दिशा में बल लगेगा। यदि इसको यहां से यहां पर घुमा दिया, थोड़ा सा भी विस्थापित कर दिया, तो ये पूर्व अवस्था में नहीं लौटेगा। ये इसके ऊपर बल इधर काम करेगा, इस पर इधर काम करेगा, ये घूम कर यहां आ जाएगा। ठीक है? तो जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो उसे हम कहते हैं अस्थायी संतुलन की स्थिति। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अस्थायी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन उसको कहा जाता है। ठीक है? चलिए देख लेते हैं वैल्यू क्या आएगी। W इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा? PE cos 0 माइनस cos 180, PE 1 माइनस प्लस हो जाएगा तो 2PE आ जाएगा, 2PE। क्लियर? इसी प्रकार से थर्ड वाली कंडीशन देखें, थीटा 1 बराबर, जैसे मान लीजिए कि मैं 0 डिग्री से इसको 90 डिग्री तक घुमाऊं, देन कितना आ जाएगा? W इज इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती 0, तो PE आ जाएगा। कितना आ जाएगा? PE। क्लियर? तो यहां तक स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का हम व्यंजक देख रहे हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। कहां पर पुट कर देंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र में। ये ऐसे रखा हुआ है, ये प्लस ये माइनस में। ठीक है? इसको 90 डिग्री से कहां से घुमाएंगे? 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक घुमाने में जो वर्कडन है वो वर्कडन ही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसको 90 डिग्री से क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि जब ये 90 डिग्री पर होता है तो ये शून्य ऊर्जा की स्थिति होती है, तो इसको हम शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी एंगल थीटा तक घुमाएंगे। तो किसी विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी कोण तक घुमाने में किया गया कार्य एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब बात आती है कि इसको 90 डिग्री से ही क्यों घुमाते हैं? तो 90 डिग्री पर जो एनर्जी है विद्युत द्विध्रुव की वो 0 होती है। तो हमें क्या करना है? शून्य ऊर्जा की स्थिति से ही आवेशों को हम लेकर आते हैं। अनंत से क्यों लेकर आ रहे थे? क्योंकि अनंत पर भी ऊर्जा शून्य थी। और 90 डिग्री से क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि यहां पर भी एनर्जी उसकी 0 थी। ठीक है? देन यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में? इसको थीटा 1 का मतलब हो गया 90 डिग्री,
और 90 डिग्री से किसी एंगल तक थीटा तक घुमा दीजिए, तो 90 से थीटा, यहां पर भी क्या आएगा 90 से थीटा, यहां पर भी क्या आएगा 90 से थीटा, यहां पर भी 90 से थीटा और थीटा, और ये आ गया cos 90, cos, देखो अपर लिमिट पुट करेंगे, ये नेगेटिव साइन बाहर पढ़ाइए, तो ये आ गया हमारे पास में कार्य का फॉर्मूला, किसी एंगल 90 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, और यह जो किया गया कार्य है यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस में Pe cos थीटा होती है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस में P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं यहां पर आपके सामने 3 कंडीशन रख रहा हूं। पहली कंडीशन देखिए क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब स्थायी संतुलन की स्थिति में विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, cos 0 का मान होता है 1, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी माइनस में Pe। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, थीटा बराबर 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो u का मान भी आ गया 0। और तीसरी जो कंडीशन है उसमें थीटा बराबर हम पुट करेंगे 180, और cos 180 का जो मान है वो होता -1, तो u का मान आ जाएगा प्लस में Pe, प्लस में Pe। ये मैंने थ्योरी तो आपको बता दी है। अब इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां पर देख लेते हैं, ताकि ये जो टॉपिक है वो हमें बेटर तरीके से समझ में आ सके। तो मुझे उम्मीद है, देखो इसका जो मेन फॉर्मूले हैं वो यही हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, इनको दिमाग में फिट बैठा लो, क्लियर कर लीजिए, दिमाग में फिट बैठा लीजिए। अब इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने रख देते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में है, एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन देखेंगे, प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम एवं -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं और एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। यदि इस विद्युत द्विध्रुव को 4×10⁵ वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो साम्यावस्था में इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। क्वेश्चन को समझ लीजिए कि ये दो आवेश हैं, दोनों का परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है। इट मीन्स ये दोनों आवेश मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर मौजूद हैं। और इसे हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो इस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा माइनस में Pe cos थीटा होती, ये हमने आपको पढ़ाया बताया। अब देखिए जो P है वो Q इंटू 2A के बराबर होता है, Q इंटू 2A, ठीक है। तो Q इंटू 2A इंटू E cos थीटा, ये हमारे पास में आ गया। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो एक आवेश का परिमाण तो हो जाएगा 3.2 गुणा 10⁻⁻19। देखो मैंने यहां पर ये नेगेटिव साइन है ना, वो ये वाला ही पुट किया है। ये जो Q है ना, ये दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण पुट करना है, चाहे इसका परिमाण प्लस में, इसका भी परिमाण प्लस में, क्लियर। तो यहां तो प्लस वाली वैल्यू ही पुट करनी है, ओके। फिर E का मान, फिर 2A, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस 2.4 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम में दे रखा है। फिर E की वैल्यू 4 इंटू 10⁵ cos। अब देखो ये जो कहां पर रखा गया, साम्यावस्था में रखा गया है। साम्यावस्था का मतलब हो गया cos 0, और cos 0 का मान होता है 1। ये जो एनर्जी आएगी ये जूल में आएगी, ये ऊर्जा किस में आएगी, जूल में। अब यदि इसको मान लीजिए आप कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी आपको जूल में, यदि ऑप्शन में जूल में दे रखा है तो आप जूल में निकालिए, कैलकुलेशन करेंगे सीधी आ जाएगी। यदि ऊर्जा
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, देन आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करने पर ये किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई है। देन क्या आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2 बार में। अब देखो इसको गुणा करेंगे 2 से तो 8 हो गया, 8 को इससे गुणा करेंगे तो 192 और 192 में ये 8 को इससे गुणा करेंगे तो 19.2 आ जाएगा। और 10 द पावर देखो -19 से ये -19 कट ही जाएगा, यहां से 10 द पावर रह गई हमारे पास में माइनस में 5, क्योंकि प्लस का 5 है, ये माइनस का 10 है तो माइनस का 5 रह गया। अब ये आ गई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें आ गई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें कि एक अणु का विद्युत ध्रुवाघूर्ण स्मॉल p है, इसे E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो प्रारंभ में द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर व्यवस्थित है, इसे घुमाकर विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर करने में कार्य कितना होगा। चलिए देखिए, वर्क डन W बराबर होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। इसको हम कहां से कहां पर घुमा रहे हैं, प्रारंभ में ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है, विद्युत क्षेत्र के समांतर का मतलब हो गया 0 डिग्री। फिर इसको कहां घुमा रहे हैं, प्रति समांतर घुमा रहे हैं, तो प्रति समांतर का मतलब हो गया 180 डिग्री तक आप इसको लेकर जा रहे हैं। देन यहां से क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos 180। cos 0 का मान होता है 1, cos 180 का मान होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2PE आ जाएगा। तो कार्य कितना होगा, प्लस का 2PE, प्लस का 2PE, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, तब निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास में यह है, दिमाग में फिट बैठाओ इसको। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो आवेश दे रखे हैं, तो इनका आवेश हमें पता है, के की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विथ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन यहां आ गया। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, आपको इसमें जब भी आवेश की वैल्यू पुट करनी है चिन्ह सहित पुट करनी है। यदि ऋणात्मक आवेश है तो ऋण चिन्ह पुट करना है, धनात्मक आवेश है तो धन चिन्ह पुट करना है। क्लियर, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेकिन धनात्मक, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻10, तो माइनस में इनको आपस में गुणा करेंगे तो 2.56, और देखो ये जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी। किस में आएगी, जूल में। चलिए मैं जूल में निकाल देता हूं। यदि आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये तो कट ही जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर देख लेते हैं इस स्थिति में क्या होगा। देखो 10 की घात -10 ऊपर जाएगी तो प्लस में 10 हो जाएगी, प्लस में 9 पहले से ही पड़ी है तो प्लस में 19, माइनस में 19 से कैंसिल हो गई है, तो 10 की घात -19 रह जाएगी, ठीक है। अब इसको गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5, 9 को 6 से गुणा करेंगे 54, 45, 50, 18, 23 आ गया, 23.04 गुणा 10 की घात -19, ये जूल आ गया है। क्लियर। अंतिम क्वेश्चन देखें कि यदि 3 आवेश प्रत्येक स्मॉल q किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रख दी जाए तो L सेमी भुजा वाली से समबाहु त्रिभुज की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। हमें एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है और उसके प्रत्येक शीर्ष के ऊपर q आवेश रखा हुआ है, यहां पर भी q है, यहां पर भी q है, यहां पर भी q है, और इनकी भुजाओं की लंबाई L है।
देखिए 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। देन यहां से क्या आ जाएगा, तो देखिए यहां पर 1/4πε0 में यदि आपको आंसर दे रखा है तो इसी टर्म्स में ही रहने दीजिए, अन्यथा आप क्या करेंगे 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। Q1 Q2 दोनों का ही मान Q के बराबर है तो Q² R L, मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी यहां पर L है, ये भी Q² बट्टे में L, ये भी Q² बट्टे में L, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 से इसको गुणा करेंगे तो 27 हो गया, ये आएगा इसका इंटू Q² अपॉन में L, ये जूल में आएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में अच्छे से देखा, समझा, जाना, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स के साथ में हम देखेंगे गाउस का नियम और उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।